अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी में और जावेद चौधरी साहब आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। वही हुआ जिसका खतरा था, जिस चीज़ को पाकिस्तान रोकना चाह रहा था कि मशरिक़ वस्ता आपस में न लड़े, वो मामला हो गया। कुवैत ने और बहरीन ने हमला कर दिया जी ईरान पे। अब ये क्या कहानी है, ये बताएंगे आपको पूरी आज ही के व्लॉग में। फिर आपको ये बताएंगे जी कि 500 मीटर दूर रहो, हम अमरीकी फौजियों को मारने लगे हैं, ये कह दिया है ईरान ने। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट आ गई है। फिर तीसरी आलमी जंग की तमाम निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। जब चीन और रूस भी अंदर दाखिल हो जाए तो फिर पीछे कुछ बचता नहीं है। अमेरिका ने सीधी धमकी दे दी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इराक ने थोड़ी बेइज्जती करवा ली है अपनी। वो कहते हैं ना कि गालिब का ये एक शेर है जी कि ये मुज़ाकरात आसान नहीं गालिब। याद है यार। तबीयत साफ हो जाती है मुज़ाकरात करवाते करवाते। तो उन्हें लगा कि हम पहली दफा ये सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये बताएंगे आपको ये क्या मसला है। फिर आपको ये बताएंगे कि हूतीज ने सऊदी अरब को टारगेट क्यों किया हुआ है। वो कहते हैं बाकी सब गुजर जाएं, हमने सऊदी अरब को नहीं गुजरने देना। रिपोर्ट्स कुछ और भी हैं इसके अंदर, वो भी आपको बताएंगे। पानी की तोप चला दी है चीन ने। गोला बारूद की तो हमने सुनी थी, चीन पता नहीं क्या कुछ करता फिर रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आता कि मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, ये दुनिया के लिए बड़ी हैरान कौन होती है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि केपी में खौफनाक एक दहशतगर्दी हुई है। पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तानी अफवाज के लोग 15 अफराद हमारे, 15 जवान हमारे शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये डिटेल जानिएगा इसी स्टोरी के अंदर। फिर आपको ये बताएंगे जी कि काकरोच तो एटम बम से भी नहीं मरते। ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन स्टूडेंट्स कह रहे हैं। और क्या किसे रहे हैं, ये मोदी जी को कहा जा रहा है। तो मोदी जी की तबाही उतार के रख दी गई है वहां पे। मोदी जी मिनतों पे उतरे हुए हैं कि किसी तरह से हमारी बात मान लो, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो हमने कहा है वो मुतालबा नहीं मानोगे तो तुम तो गए। तो ठाकुर तो फिर गया। ठीक है, तो ये ठाकुर तो नहीं है, खैर है तो बड़ा क्या बोलूं इसके बारे में। ये होगा वायरल जी आज का वीलॉग। पेट्रोल पंप के बारे में भी आपको बताएंगे जी कि अवाम का तेल निकाल दिया है, तेल इतना महंगा हो चुका है, तो ये भी जानिएगा। तो अपना वीलॉग स्टार्ट करते तेल हैं। ने अवाम का तेल निकाल दिया। हुकूमत ने अवाम का तेल निकाल दिया, तेल तेल महंगा ने कर अवाम का तेल निकाल दिया। तेल ने अवाम का तेल निकाल दिया। चलिए ठीक ठीक। तो ये होगा आज का वीलॉग। तो डिटेल वीलॉग की तरफ जाने से पहले छोटा सा रिमाइंडर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत से दोस्त एक चीज पूछ रहे हैं बार बार कि आपका जो वीलॉग है वो अपलोड हो रहा है पूरा, या पुराने वीलॉग्स अपलोड हो रहे हैं। ये मैं आपको रिमाइंडर दोबारा दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे। हम कोई पुराना वीलॉग अपलोड नहीं कर रहे हैं। हमारे चैनल से सिर्फ जो लेटेस्ट वीलॉग अपलोड होता है वो दिन में 2 होते हैं और वो एनटीवी के ऊपर होते हैं। उसके अलावा हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां हम लोगों के ये वाले वीलॉग अपलोड होंगे। और वो जेल साज हैं, उनसे बच के रहें। बस ये खास अल्लाह का खास करम होता है कि जब आपकी कोई प्रोडक्ट कामयाब हो रही होती है तो जेल साज दरम्यान में आ जाते हैं। अब इतने ज्यादा चैनल बने हुए हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते यार, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। करते हैं। आज भी हमने बहुत सारे चैनल्स को स्ट्राइक दिए, काफी चैनलों को स्ट्राइक्स दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल हैं ही बहुत लगे ज्यादा हुए हैं तादाद पीछे। में। आपको जो लगे आप उसे स्ट्राइक कर दिया करें, हमारे टीवी के अलावा इसे ना स्ट्राइक कर देना, पहले भी कहा। अच्छा, और उसके अलावा कुछ दोस्तों ने पूछा जी कि आप हमें डेट बता दिया करें, तो डेट हम बिल्कुल बताएंगे। फॉर्मेट आपको एक मजे का होगा, दरमियान में हम जाके आपको डेट अनाउंस कर देंगे कि हमारी ये कौन सी है, या हो सकता है कहीं कभी हम शुरू में भी बता दें। आज की डेट है 326 कबले मसीह, जिसमें हम आपसे मुखातिब हैं बहरहाल जी। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। जो पहली स्टोरी में लेके चलता हूं, ये तो मशरिक़ वस्ता लड़ पड़ा आपस में। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आप अटैक करते रहेंगे मशरक़ वस्ता पे अरब मुल्कों के ऊपर, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा। टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है, और बहुत ज़्यादा मुल्क उनको सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लिहाजा अब बहरीन और कुवैत के बारे में खबर आई है, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है। उसने कहा जी इन्होंने खुफिया तरीके से अपने जहाज़ भेजे थे और उससे जाके अंदर, ईरान के अंदर जाके स्ट्राइक की है, और हमला बड़ा भरपूर उन्होंने किया है। अब ये ज़ाहिर अमेरिकन मीडिया कह रहा है, तो इसका मतलब है खबर बिल दुरुस्त है। और अब ऑप्शन तो कोई भी नहीं था इनके पास, बेचारों के साथ क्या बचा है। जब आप रोज़ इनके ऊपर हमला करते हैं तो ये भी तो हमला करेंगे ना। बस ये मुझे बहुत करीब एक बहुत बड़ी जंग नज़र आ रही है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर अगर यूरोप ऐड हो गया तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। सारा अच्छा, क्राइसिस होगा, बहुत अल्लाह करम करे, बस बचाए। लेकिन ये बहरीन और कुवैत की तरफ से जो आ गया ना हमला का की खबर, ये बड़ी खौफनाक हो। तो साहब इसके अंदर खतरनाक बात यह कि यूएई ने सारी इंटेलिजेंस फराम कर रहा है। पहले यूएई छुप के हमले करता रहा, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये जो खबर लीक की है उसकी वजह सबसे बड़ी यही हो सकती है, ताकि पता चल जाए और ईरान ने और ज्यादा मारे और ये आग भड़क उठे। बड़ा बेटा अब तो है सारा, अब बेसिकली इसराइल चाह रहा है, इसराइल चाह रहा है। और ये सारी कंपनीज जो है इसराइली हैं, और इसराइली कंपनियों की वजह से ये सारे के सारे मिसाइल बने हुए हैं। अब देखते हैं कितनी देर रेजिस्ट कर सकती है सारी सूरत हाल, क्योंकि खतरनाक होती चली जा रही है, रोजाना की बेस पे खतरनाक होती चली जा रही है, बढ़ता चला जा रहा है मामला। ठीक है, ठीक है। चलें अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पर। नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारी ये है कि ये 500 मीटर दूर जाने का धमकी ईरान ने दी है, और इससे पहले एक धमकी दी थी अमेरिका ने, आंख के बदले सर। अच्छा, इसकी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि जो वहाँ पे एयर बेसिस हैं अमेरिका के, बहरीन के अंदर है, कुवैत के अंदर है, यूएई के अंदर है, कतर के अंदर है, जॉर्डन के अंदर है, और इराक के अंदर भी है।
अब जब एयरबेस थे तो ज़ाहिर है उसकी लोकेशंस ईरानियों के पास है और सैटेलाइट जो चाइनीज सैटेलाइट है, रशियन सैटेलाइट है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है और वो रोज़ाना की बेस पे इनको फीड कर रहे हैं। उस फीडिंग को देखते हुए इन्होंने वहाँ पे स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। जब स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है तो वहाँ से जो सोल्जर्स हैं वो निकल गए और उन्होंने होटलों में जाके पनाह ले लिए। अब वो मुख्तलिफ होटल्स हैं, 5 स्टार 4 स्टार होटल्स हैं जिसके अंदर ये सारे सोल्जर्स अपनी फैमिली समेत रह रहे हैं। ठीक है। तो जब ये सारी सूरत सामने आई तो उसके बाद अब मसला जो थोड़ा सा खराब होता चला गया। तो अब वहाँ पे ना शहरी आबादियों के अंदर रह रहे हैं, वो शहरी आबादियों के अंदर रहने की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल है ठीक है। और ईरान जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि शहरी आबादियों को हिट ना कर सके। ठीक तो है। जब उसने ये फैसला किया है कि हमने शहरी आबादियों को हिट नहीं करना, तो जाहिर है क्योंकि जब शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, आम आदमी मारा जाएगा, तो उसका नतीजा फिर बड़ा खौफनाक निकलेगा ईरान के लिए, क्योंकि मुसलमान भाई हैं, साथ मस्जिदें भी हैं, साथ मार्केट्स भी हैं, साथ बसेस भी हैं, साथ ट्रेन स्टेशन भी हैं, साथ एयरपोर्ट्स भी हैं। तो उसमें फिर वो मामला जो है ना फैलता चला जाएगा और फिर जस्टिफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अब उन्होंने ये वार्निंग देना शुरू कर दी है कि जहाँ जहाँ अमेरिकन आपको नजर आते हैं वहाँ पे सोल्जर नजर आते हैं, वहाँ पे सोल्जर रह रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, तो आपको इमीडिएटली वहाँ से 500 मीटर दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने उनके ऊपर स्ट्राइक करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके अंदर आ जाए। ठीक है। तो ये उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया और अपने जो वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनको भी कह दिया है कि आप वहाँ पे लोगों को बताना शुरू करें। और इस साइड से उन्होंने ऐलान करने शुरू कर दिया कि जनाब हम उनके ऊपर स्ट्राइक करने लगे, बेहतर ये है कि आप जरा इनसे परहेज करें। ठीक है। तो ये 500 मीटर वाला जो ना ये मामला है। और साथ ही अब्बास अरागची साहब ने भी कह दिया है कि जी जो धमकियों की जुबान इस्तेमाल की जा रही है हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं है और हम सही। इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ उसने एक अजीब दिलचस्प किस्म की बात की, उसने कहा जी चीन और रूस जो है वो अब हमारी मदद करना शुरू हो गए और उनके साथ मुख्तलिफ मामला जो हमारे हैं वो अब चल रहे हैं और आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये शंघाई तामर तहजीब की क्योंकि मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे उसने साइड लाइन ये भी कहा है। एक साइड पे 500 मीटर का वार्निंग दी गई है, दूसरी साइड पे उन्होंने ये भी वार्निंग दे दी है कि चाइना और रशिया अब हमारे साथ आ रहा है और ये अगर हमारे साथ है तो अमेरिका की ऐसी तैसी। हाँ, वो तो करके बारी उनसे बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है और साथ जो बड़ी धमकी एक और है, वो कहते हैं कि अगर हमारा एक कोई फौजी शहीद होता है या हाँ, एक सिविलियन सिविलियन शहीद शहीद होता होता है है तो तो उसके हम बदले एक अमेरिकी फौजी मारेंगे। अमेरिकी फौजी मारेंगे, हम एक नहीं ज्यादा मारेंगे, वो ये कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा कह जी रहे उनके कम से ऊपर कम हमला एक होगा, है। उनके ऊपर हमला होगा। ठीक है। ठीक है। चलिए जो सर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। स्टोरीज आज हमारे पास काफी हैं। तीसरी आलमी जंग की सारी निशानियां जाहिर हो गई हैं। ये कोई सनसनी नहीं है, ये हम आपको हकीकत बता रहे हैं। पहले दिन से बता रहे हैं कि जिस दिन कोई बड़ी ताकत जंग के अंदर शामिल हो गई तो फिर समझ लें काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और वो सिचुएशन नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, पूछते हैं आप क्या। अब अब्बास अरागची साहब ने जो ये कहना शुरू किया ना कि हमारा चाइना और रशिया के साथ मामला चल रहे हैं, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक धमकी आ गई। उसने कहा जी चाइना और रशिया जो है दोनों के लिए बेहतर ये है कि वो ईरान की मदद ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने ईरान की मदद की तो फिर हम उनके ऊपर भी अटैक करेंगे, मामला खराब हो जाएगा। साथ उन्होंने बताया कि जब मैं बीजिंग के दौरे पे गया था तो मुझे चाइनीज ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम ईरानियों को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी इस बात पे कायम रहेंगे। लेकिन साथ ही उसे महसूस ये हो रहा है कि सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो सारे के सारे चाइनीज दे रहे हैं और लोकेशंस भी चाइनीज ट्रेस करके दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनके पास जो है सैटेलाइट ही नहीं है ईरान के पास। जब सैटेलाइट नहीं है ईरान के पास तो फिर कैसे ये चीज़ें जा सकती हैं, ये भी क्योंकि मुश्किल हो गया ना सारा। तो लेकिन अब खुद जब ईरान तस्लीम कर रहा है तो बाकी चीज़ें बचती नहीं है फिर। ये कहते हैं चीन और रूस से ईरान को असला अगर दिया गया या फराहम किया गया चीन और रूस से तो इनके लिए बहुत बुरा होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी। ये बेसिकली असला नहीं चाहिए उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि मिसाइल तो इनके पास वैसे ही ईरानियों के पास बहुत ज़्यादा है, ड्रोन्स भी इनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में इनको लोकेशन चाहिए होती है कि किस जगह पे स्ट्राइक करना चाहिए। अब ये जो बड़ी प्रिसाइजली ये स्ट्राइक कर रहे हैं और बड़ी प्रिसीजन के साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इनकी मदद कर रहा है। इनके पास तो सैटेलाइट एबिलिटी नहीं है। जब एक फैसिलिटी नहीं है तो फिर ये कैसे एग्जैक्ट डायरेक्शन में और एग्जैक्ट जगह पे और एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके हिट कर रहे हैं। तो जब ये हिट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सपोर्ट इनको मिल रही है और अमेरिकन का ख्याल ये है कि ये जो सपोर्ट है ये खतरनाक है सारे मामले के लिए और इसलिए विचार हैं कि रशियंस को पीछे हटाया जाए, चाइनीज को पीछे हटाया जाए, और अगर ये दोनों पीछे हट जाते हैं तो अमेरिका एक खौफनाक किस्म की स्ट्राइक करेगा और उसके बाद ईरान जो है उसको वो कोशिश करेगा कि क्लैप्स कर जाए। अच्छा जो साहब, इसके अंदर एक और चीज भी तो है कि जो खाम माल आता है जिसके जरिए इन्होंने मिसाइल बनाने हैं वो तो इन्हें इन्हीं मुल्कों से आता है। नहीं चीन ये ने स्पेशली कहा है कि इनकी बड़ी मदद की है इससे पहले। ये देखें, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान जो है ना वो बड़े अरसे से ये काम कर रहा है, तो उसने अपनी टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर ली हुई हैं, उसने अपनी फैक्ट्रीज बना ली हुई हैं और रॉ मटेरियल जो है ईरान के पास बहुत ज़्यादा है। बल्कि एक वक्त था कि ईरान इस किस्म का जो रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट भी करता होता था। तो ईरान के पास है, ईरान को सिर्फ स्ट्राइकिंग एबिलिटी जो है ना वो चाहिए, वो फैसिलिटी चाहिए कि कहाँ पे जाके इन्हें हिट करना है। ठीक है। ठीक है, चलें अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी अगली खबर है कि हूतीज पड़े हैं सिर्फ सऊदी अरब के पीछे, बाकी जहाजों को वो कह रहे हैं गुजर जाए, सऊदिया की ना गुजरे। क्या वजह? ओजीज जो है वो उन्होंने देखे जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया था कल, उन्होंने 2 उनके जहाज़ों के ऊपर अटैक किया था सऊदीज और उसके अंदर आग लगी। जो आग लगी तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए
उसके बाद पाकिस्तान ने फिर ज़ाहिर है इनको बहुत बुरी तरह एक नोटिस जारी किया। उसने कहा जी हम ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जब ये उन्होंने इस साइड से पाकिस्तान की तरफ से ये गया मामला, तो उसके बाद आपको फिर ज़ाहिर है आज फिर जो चाइनीज़ जहाज़ जो वहाँ से गुजरे उनको नहीं रोका गया, और यम्बो की जो पोर्ट है वहीं से उन्होंने ये वो आयल भरा लिया, और 40 लाख बैरल वो आयल जो था वो लेके चाइना रवाना हो गए, और हौसियों ने उनको नहीं रोका। तो एक साइड पे वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ सऊदीज़ जहाज़ रोकने हैं, और आज उन्होंने वो सऊदीज़ जहाज़ नहीं रोके। ऐलान वो कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन अमली तौर पे आज जो सूरत थी वो डिफरेंट थी। आपने हुर्मस से भी गुजरे आज एक जहाज़ चाइनीज़, और दो जो हैं वो बहरा अहमर या रेड सी से गुजरे हैं, और हौसिया ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। नाकाबंदी वो कह रहे हैं, लेकिन साथ जहाज़ भी वहाँ से गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो धमकी है ना, उसने काम किया है, और ठीक है। फील कर रहे हैं हौसी कि अगर हमने ये मामला आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान और अमेरिकन दोनों मिलकर स्ट्राइक करेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और खुद ईरान भी महसूस कर रहा है कि हमें अब इस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। और हौसी ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा मुआशरा किया हुआ है बेसिकली सऊदी अरब ने, वो भी एक बड़ी रीजन है इसके पीछे। जो है वो कहते हैं कि इसकी वजह से हम ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ मुनसिफाना सलूक नहीं कर रहे, दैट्स वाई हमें सऊदी अरब से मसला है और हम इसे स्ट्राइक करेंगे। क्या अब तो वो यही है। सऊदीज़ का इशू ये है ना कि उन्होंने देखो यमन को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। जो साउदर्न यमन है वो उसके पीछे तो इस वक्त सारे का सारा सऊदी अरब बैठा हुआ है ना, वहाँ पे वो उनको वेपन्स भी दे रहा है, उनकी फौज को ट्रेनिंग भी दे रहा है। साथ साथ बड़ी दिलचस्प बात ये है कि जो राहील शरीफ साहब है ना, वो क्योंकि सऊदी अरब के अंदर है, और जब उन्होंने उस वक्त जब आर्मी चीफ थे मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यमन के लिए फौज मांगी थी, अगर आपको याद हो 2014 की बात है। और उस वक्त कमिटमेंट भी कर ली मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कर ली, जनरल राहील शरीफ साहब ने भी कर ली थी। लेकिन उसके बाद फिर फौज के अंदर से बहुत ज़्यादा लोगों ने एनालिसिस किया, बल्कि एक जनरल जाहिद साहब हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है टीवी पे आते हाँ हैं, जी। और बड़े ज़बरदस्त आदमी है, क्या ज़बरदस्त बोलते हैं वो। जनजाद महमूद। जनरल जाहिद महमूद साहब, ये उस वक्त सेंट काम के अंदर होते थे ठीक है। अमेरिका में। तो इन्होंने भी उनको समझाया कि सर हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किया तो ये मामला बड़ा फैल जाएगा। और फौज के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग थे, उन्होंने उस वक्त राहील शरीफ को भी समझाया कि हम अगर इसमें उलझ गए तो ये शिया सुन्नी मसाज जो है ना वो शुरू हो जाएगा, और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल उस वक्त फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम इसको ले जाते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जाके इसको डिसाइड करते हैं। तो पार्लियामेंट में सब लोगों ने बैठ के कहा कि नहीं जी हमें इस चीज़ से में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें इससे निकलना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है। और फिर पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी। जब पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी तो उस वक्त फिर प्रेस भी नाराज़ हो गए पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अरसा फिर ख़राब रहे। बल्कि एक वक्त आया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसे भी मांग लिए थे, अगर आपको याद हो तो $1 बिलियन हमें वापस भी करने पड़े। तो उस वक्त हालात इतने ख़राब हो गए हुए थे। ये वैसे पैसे जो वापस हुए थे ये इमरान खान साहब के दौर में हुए थे, क्योंकि हालात बढ़ते बढ़ते इतने ख़राब हो गए। जनरल राहील शरीफ साहब जब रिटायर हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने वो सऊदी अरब ले गए उनको, और अब जो है वो सऊदी अरब के अंदर है। तो वहाँ पे उन्होंने एक फ़ौज बनाई है, और ये फ़ौज जो है ना ये बेसिकली अफ्रीकी सोल्जर्स के ऊपर मबनी है, और ये अफ्रीका से सोल्जर भर्ती किए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बसरा इथोपिया से, फिर कांगो से, फिर उसके बाद इरिट्रिया से, फिर जिबूती से, फिर सोमालिया से, और फिर इसके साथ कुछ मिस्र के वो भी हैं। तो एक जो आप ये समझें कि स्याह फाम लोगों की जो उन्होंने एक आर्मी बनाई है, वो जहाँ पे ज़ाहिर गुर्बत है और वो लोग काम की तलाश कर रहे हैं, तो ये काम उनको मिला हुआ है। ठीक है। जनरल राहील शरीफ जो है ना उसको लीड कर रहे हैं। अब उस फौज का बहुत हिस्सा जो है ना वो साउदर्न यमन के अंदर भी है, और यमन जो है उसको भी साउदर्न यमन को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, हथियार भी मिल रहे हैं, साथ नौजवान जवान भी मिल रहे हैं। तो वो जो है ना प्रेशर डाल रहे हैं हौसियों के ऊपर। अब हौसी जो है वो पिसे हुए हैं हर लिहाज से, ईरान के साथ बॉर्डर नहीं लगता, ईरान उनको सपोर्ट एक टू सम एक्सटेंड कर सकता है। बाकी सऊदीज उस साइड से रगड़ा लगा रहे हैं, अमेरिकन साथ अफ्रीका के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो इस वक्त खासे प्रेशर के अंदर है हौसी। अब उनके पास बाबुल मंदब के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको वो इस्तेमाल कर सकें, तो वो कर रहे हैं इसको। ठीक है। और ये चौधरी साहब अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं केपीके के हवाले से। केपीके में और बलूचिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी जारी है। ऑपरेशन शाबान जो है वो हो रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन केपीके जहां काफी अरसे से कोई बड़ा वाकया नजर नहीं आया था। लेकिन अगर आपको याद हो तो 11 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कर दी थी जब काम शुरू हुआ था। अब फिर वही वाकया हुआ है, एक गाड़ी टकरा दी गई है एक पोस्ट के साथ जो कि टांक में, और शहीद हो गए हैं हमारे 15 सोल्जर्स। जी जी अब क्या बनेगा सर, आज रात दोबारा स्ट्राइक होने का इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टैंडिंग ये एक वार्निंग है कि अगर यहाँ पे हमला होगा तो हम आपके मुल्क के अंदर हमला करेंगे। मुझे लगता है कि आज रात किसी वक्त ये खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान ने वहाँ पे स्ट्राइक की है, क्योंकि ये वायलेशन है उस एग्रीमेंट की जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का हमला नहीं होगा। लेकिन आज बारूद से भरी हुई गाड़ी टांग में आई, और वहाँ पे ज्वाइंट फोर्सेस का एक चेक पोस्ट है उसके ऊपर उन्होंने ब्लास्ट किया उसके बाद, और हमारे 15 जवान शहीद हो गए। तो अब स्ट्राइक्स जो मेरा ख्याल है यहाँ इस वक्त स्टार्ट हो गई होंगी, या सुबह तक ये स्ट्राइक स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान इसका बदला लेगा। 12 दहशतगर्द तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। 12 दहशतगर्द उस वक्त जो वहाँ पे आए थे वो बेसिकली दीवार गिरा के उसके अंदर दाखिल होना चाहते थे और हॉस्टेजेस बनाना चाहते थे उनको, लेकिन हमारे जवान बड़ी बहादुरी से लड़े, इतनी ज़्यादा बहादुरी से लड़े कि उन्होंने उनको बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर दिया, तबाह कर दिया। 12 बंदे जो है उनके मारे गए, हमारे जो 15 लोग शहीद हो गए। और उसके जवाब में आज हमारी जो फोर्सेज है उन्होंने आज रात या फिर सुबह कल जो है मेरा ख्याल है खबर आपके पास आ जाएगी कि पाकिस्तान ने इसका बदला ले लिया और
वहाँ पे जो दहशतगर्दों के ठिकाने और सबको तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। मुझे एक चीज़ बताइए, ये 15 जवान आज हमारे शहीद हुए, रोजाना की इतलात आती हैं, आपको पता है कि 42 हमारे लोग शहीद हो चुके हैं बलूचिस्तान में इसी महीने के अंदर, और उससे पहले केपीके के अंदर एक सीरीज चल रही थी पूरी। ये जवान जो इस मुल्क पे जान कुर्बान कर रहे हैं, इनकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो उनके साथ क्या करना बिल्कुल चाहिए? नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये जवान नजर आने चाहिए और उन्हें अपनी जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर माजरत करनी चाहिए बेइंतहा। और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे सियासतदानों की जान बचा रहे हैं। और अगर फर्ज करें ये जवान हट जाते हैं तो ये वो सियासतदान होंगे जिन्हें ये उठा के अफगानिस्तान ले जाएंगे। फिर यहाँ पेशावर के अंदर कोई शख्स अपने घर में नहीं रह सकेगा। फिर ये वजीर हैं, फिर वजीर आला हैं वहाँ पे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं, ये फिर वहाँ नहीं जा सकेंगे। इनके घरों पे हमले होंगे, उनको ले जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अपने इलाके में दाखिल भी नहीं हो सकते। फिर वो भूल जाएं कि वो उनको दोबारा कभी मौका मिलेगा कि वो वहाँ पे अपने शहर में जा सके। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी के ऊपर हमले हो चुके हैं, इनके पार्टी के सीनियर अराकीन के ऊपर हमले हो चुके हैं, दहशतगर्दों ने हमले किए हैं। पर अब चलते हैं जो साहब अगली स्टोरी है हमारी। वो स्टोरी है जी, अब ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जी। काकरोच के हवाले से कहा जाता है कि एटम बम अगर मार भी दिया जाए तो अगर कोई चीज जिंदा बचेगी तो वो काकरोच होंगे। तो काकरोच जनता पार्टी सीजेपी जो भारत के अंदर है, इसके मुतल्लिक वो अपने आप को उन्हीं काकरोचों से तशबीह देते हैं। वो आगे से अब नारे मार रहे हैं कि हमें एटम बम भी मार दो तो हमने तो बच जाना है, हम जैसे और बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन हालात बहुत खराब हो गए हैं। आपको याद होगा कश्मीर में खास हथियार इस्तेमाल हुआ था, और वो इतना खतरनाक हथियार था पैलेट गन का, कि जिसके बाद इंटरनेशनल न्यूज बनी थी और खवातीन, बच्चे और जवानों के चेहरे छलनी दिखाए गए थे। चौधरी साहब, वही पैलेट गन चल गई है थोड़ी, और क्या बल्कि बहुत बड़ी कुछ तफसीलात हैं, वो जरा बताइए कि भारत में अब क्या ये जो पैलेट गन्स है ना, ये बेसिकली छरों वाली बंदूकें होती हैं। और एक तो बंदूक होती है और दूसरा ये होता है कि अब इनकी प्रॉपर गन्स होती हैं, वो ना तोप टाइप होती है, जिसके अंदर ज्यादा मिकदार में ये छरे भरे जाते हैं, बुछाड़ आती। और वो जब स्ट्राइक करती है ना तो सामने जो भी लोग हों वो सारे बेचारे बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप देखोगे ना तो उस पर एक आध छरे का निशान नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ 40-50 छरे इकट्ठे लगे, क्योंकि वो पैलेट्स हैं और वो बड़ी स्पीड से मारते हैं। और अगर ये आंख के अंदर लग जाए तो आंख साया हो जाती है। और दूसरा ये कि बुछाड़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि लोग फिर वहाँ पे कायम नहीं रह सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते, भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं। और दूसरे बैक करके ना वहाँ पे वो खड़े होते हैं, क्योंकि सामने से फ्रंट से वो चेहरा उड़ा देता है। और उसके बाद जो आपके बाजू हैं, जहाँ जहाँ आपने कमीज नहीं पहनी हुई, वो पूरी तरह डैमेज होता है बंदा। तो यहाँ पे पैलेट गन्स आज इस्तेमाल हुई हैं, और राहुल गांधी ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को साथ खड़ा करके उनके निशान भी दिखाए कि ये देखें जी इनके साथ क्या हुआ है। और ये दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस कहती है हमारे पास पैलेट गन्स ही नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आ गई? वैसे तो इंडिया के अंदर पूरी एक यूनिट है जिसके पास पैलेट गन्स होती है और इस टाइप की हरकतें करती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी ने फिर उनको बुलवा लिया होगा कि आप लोग आ जाएं और आके फिर आप इन स्टूडेंट्स को भगाएं। ये सूरत हाल जो है ना वहाँ पे इस वक्त पैदा हो गई हुई है। साथ साथ एक और बड़ी ज्यादती उसने की है कि जो खाना है ना, डिलीवरी कंपनी जो है उनको खाना बंद करवा दिया है कि कोई स्टूडेंट जो है उसका खाना यहाँ पे डिलीवर नहीं होगा। तमाम मेट्रो बसेस बंद कर दी गई है, नॉर्मल बसें जो वो बंद कर दी गई है दिल्ली के लिए। और इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ से स्टूडेंट्स रोज आते थे, वहाँ पे ये ऐलान करवाने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप लोग वहाँ पे जंतर मंतर जाएंगे तो आपका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे भी ये वार्निंग उन्होंने दे दी हुई है। साथ वहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसे पाकिस्तानी पापड़ बेचने शुरू कर दिए, वो बड़ी मजेदार स्टोरी है। वो बल्कि आप स्टोरी सुनाएं, वो दिलचस्प स्टोरी है, आप सुनाएं। वो 2-3 वाकयात इस तरह के हुए। एक तो ये हुआ कि स्टूडेंट था, वो पाकिस्तानी पापड़ बेच रहा था, क्या किसने वो कह रहा था? ये क्या है? पाकिस्तानी हाँ, पापड़। वो कहता है पाकिस्तानी पापड़। उसने कहा वजह ये है जी कि हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तानी एजेंट है, तो पाकिस्तान ने हमें ये पापड़ दिए हैं बेचने के लिए, तो वो यहाँ पापड़ लेके आ गए कि फूड सप्लाई हमारी तरफ से आ रही है। इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर एक और एक बड़ी मजे की चीज़ है, एक स्टूडेंट ने आगे कहा, उसने कहा जी ये मामला अगर मेरे हाथ में होना और मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, ठीक है, तो मैं फौरन इस मामले को खत्म कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? उसने कहा इस्तीफा देके, क्योंकि वो इस्तीफा ही मांग रहे हैं, मसला खत्म हो जाना था, वैसे प्रोलॉन्ग कर गए। हाँ, उसके अलावा वैसे कुछ ऐसी हरकतें भी हो रही है। एक स्टूडेंट था, अब वो मोबाइल चार्ज कर रहा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। किसी ने पूछा क्या इल्जाम है? कहता जी मुझे कह रहे हैं तुम बिजली चोरी कर रहे हो और पाकिस्तान भेज रहे हो। पाकिस्तान भेज रहे हो। बेचारा मोबाइल चार्ज कर रहा था, कहते तुम बिजली चोर हो। ठीक है, पर इस तरह की जो सब चीजें। और बाकी दूसरी बात, हमने डेट बतानी थी, मैंने वादा किया था दरमियान में डेट बताऊंगा कौन सा व्लॉग है। तो आज 25 जुलाई 2026 की डेट है, और ये हम रात 12 बजे के बाद आपसे 12:26 मिनट। हाँ, और आपकी लेटेस्ट सब चीज 26 पे चल रही है, तो ये एसी भी 26 पे तो इस वक्त जो है हमने आपको ये बता दिया जी कि ये आज की डेट है। आइंदा भी इसी तरह से आपको तमाम डेट्स इन्फॉर्म कर दी जाएंगी अंदर। अच्छा चौधरी साहब, अब थोड़ा सा ये इंडिया का टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। मजीद उत्तराखंड का एक पुलिस वाला है शेर सिंह, उसका नाम है, उसने वर्दी उतार दी, उसने कहा जी मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं। तो ये एक नई वहां पे तब्दीली आई। दूसरा 20 स्टूडेंट्स ने कि वो खुदकुशी कर ली थी और गवर्नमेंट उनका मुआवजा देने के लिए तैयार है। जो स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR हुई थी वो FIR वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बावजूद
बावजूद भी स्टूडेंट्स वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी आप मोदी साहब का इस्तीफा लेके जाएंगे, दिल्ली के हालात वाकई बड़े ख़राब हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। अजीबोगरीब सी सूरत हाल हो गई है। कभी वो पाकिस्तान के हालात का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, अब उनके अपने हालात ये हो गए और मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है। गवर्नमेंट के बल्कि अमित शाह से रिपोर्टर्स ने सवाल किया तो उन्होंने उसकी स्माइल और उसके जो लिबास है उसके ऊपर बात की, स्टूडेंट्स के बारे में बात ही नहीं की। ये सूरत हाल है वहाँ ये सूरत हाल वहाँ का। गोदी मीडिया ने पूछ रहा है कि आज तो बड़े अलग लग रहे हैं, वो कहता है मैं तो ये पहनता रहता हूँ। ये हालात हैं वहाँ के, गोदी मीडिया, इसी वजह से उसे कहा जाता है। अच्छा चौधरी साहब, अब इसके अंदर आपको याद, आपको अमित शाह का एक बयान था। अमित शाह ने बोला हम तो यहाँ 50 साल राज करने के लिए आए। हाँ, ये कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया आपने लोगों का? कहने का में क्या लगता है भाई, वो कहते हैं जब आप कुछ कहते हैं तो किसी के बाप का क्या जाता है। अब अमित शाह की अपनी उम्र देख लें, 50 साल कहाँ होंगे मेरा ख्याल है। वो ना कब्र के अंदर बैठ के, कब्रें तो होती नहीं उनकी, उसको दिया जाता चिता है पे बैठ के, और उनकी चिता पे बैठ के ये हुकूमत हो सकती है। 50 साल बहुत देखे 2076 में क्या सूरत हाल होगी दुनिया चौधरी के साहब अंदर। वो सत्ती हुआ करता था, आपको याद है? वो क्या कहते थे कि जिंदा जला देते थे। औरतों को जिंदा जला देते मोदी के साथ कुछ सत्ती वाला मामला हो सकता है? यार, ये एक हो जाए ना, पूरा इंडिया ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो होता है जाएगा। यार। ठीक है, तो ये था जी आज का व्लॉग। अच्छा चौधरी साहब, एक और, हाँ, 2-3 एक पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और एक तोप चला दी वो वाली। हाँ जी, मैं एक चीज और भी मुझे याद आ गया इराक की बेइज्जती। हाँ जी, इराक की बेइज्जती तो हमने कर दी है, कर रही है। नहीं, इराक जो था ना उसने बेचारे ने उसका प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा कि मैं दरमियान में आता हूँ। पहले वो वाशिंगटन गया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तैयार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप हमसाए हो जाके बात करो। तेहरान आ गया बेचारा, और जब उसने तेहरान में ईरानियों से बात करना शुरू की, उन्होंने कहा पहले ही साल से बहुत ज्यादा है, वो थक गए हुए हैं, तुम यहाँ से कैसे आओगे, तुम्हारे पास है क्या बेचारे के पास, तो अपनी कुर्सी संभालो और यहाँ से रवाना हो जाओ। तो वो बेचारा मुंह लटका के बाहर आ गया। अब अमेरिकन मीडिया ने कह दिया कि जी इराक की तो बड़ी बेइज्जती हो गई। हाँ, वो बनती भी है ना। अभी से नया नया जो चढ़ा था इराक को, इराक ने जाके कोशिश की, ठीक है, अपनी तरह से फार्मूला ला के दिया, ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आरजी जंगबंदी हम नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने उसकी कतर की नहीं मानी थी, इस बेचारे की क्या मानेंगे सारा। तो गालिब का शेर तो ठीक है ना? तो गालिब का शेर जो है ना, आपने कमाल गालिब का शेर किया। ऐसा लगता है जैसे गालिब का ताल्लुक इराक के साथ था, इराक में पैदा हुआ था और वहीं पे वो शेर कहता रहा, मुज़ाकरात से रिलेटेड है। वैसे तो गालिब की ज्यादातर शायरी आपको पता है पर्शिया में, फारसी में बहुत ज्यादा फारसी के अंदर शेर है उसके। इकबाल के भी ज्यादा शेर जो है ना वो फारसी के अंदर। अगर आपने इकबाल को समझना हो, पढ़ना हो, तो आपको फारसी जुबान आनी चाहिए, और अगर आपने गालिब को भी समझना हो तो आपको फारसी जुबान आनी चाहिए। देखिए मुझे आती है, मैं तभी समझा। नहीं, बस कर ना बोलना। अच्छा चलें चौधरी साहब, अब ये हो गया, हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं, पानी की तोप चलाई है चीन ने। फिलिपाइन का जहाज जो था वो चीन के पानियों में आ गया, तो उन्होंने अब उसको रोकने के लिए पानी की तोप चला दी। अब जो पानी की तोप होती है ना बेसिकली, तो ये इसका प्रेशर बहुत होता है, और आपने यहाँ पे जो ये गन्स इस्तेमाल करते हैं, वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं, तो वो देखें ना लोगों को किस तरह घसीट के दूर तक ले जाता है। वैसे तो ये सर्दियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, बड़े इंजन लगा दें, तो वो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, उनको भी एक बार हिला के रख देता है। तो इन्होंने पानी की तोप इस तरह सामने रख के उन्होंने चलाई है कि जहाज जो है उसके लिए मूव करना मुश्किल हो गया था। तो फिर फिलिपाइन ने अपना जहाज पीछे कर लिया। उन्होंने कहा जी हम तो अपने मछेरे जो थे उनकी फ्यूलिंग के लिए आए थे, उनकी कश्तियां वहाँ पे फंसी हुई थी, इसके अलावा हमारा कोई नहीं था। तो ये चाइना ने एक नया तजर्बा कर लिया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी एक नई टेक्नोलॉजी बन जाएगी कि आप जी जहाज़ों का मुकाबला जो है बहरी जहाज़ों का पानी की तोपों से किया करें। समंदर में फायरिंग हो रही है, समंदर पानी से फायरिंग हो, और पानी लाना भी आपने कहीं नहीं से, समंदर का पानी है, बस आपने उठा के फेंकी जाना। इतना असला नीचे मौजूद है। अच्छा चलें चौधरी साहब, अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया जी। अभी 3 रुपए 66 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो, जिसके बाद 3 रुपए 35 पैसे और 335 रुपए 18 पैसे का पेट्रोल हो गया। डीजल जो है उसमें 4 रुपए 80 पैसे इजाफा हुआ, और उसके बाद 383 रुपए 46 पैसे उसके अंदर इजाफा हो गया। अब कीमत हो गई लेटेस्ट पिछले 6 दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए और डीजल की कीमत में 55 रुपए इजाफा हुआ है। ये जो मॉडल है ना, ये वैसे ज़्यादा देर तक चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। काम बड़ा ही ख़राब है, लोगों को समझ नहीं आती बेचारों को कि हम कैसे पेट्रोल भरवाएंगे। वो घर से निकलते हैं 20 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए, 15 लीटर भरवा के वापस आ जाता है। चौधरी साहब काम ख़राब है। 299 से लेके 336, मतलब हद नीचे यहाँ तक गया था। 299 लोगों को मिला नहीं था, मिल 300 रुपए प्लस ही रहा था, 301 रुपए तक, और अब फिर 33 रुपए 34 रुपए समझे ऊपर, दोबारा 35 रुपए फिर ऊपर हो गया। दुआ करो कि जंग रुके, वरना ये 600 रुपए तक चला जाएगा। पेट्रोल मिलता रहेगा, मुश्किल लग रहा, शॉर्टेज हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, राशनिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। चौधरी साहब आपको क्या लग रहा है कि मोदी जनजी तो एक्सपोज कर ही ली है, लेकिन एक मामला और भी हो रहा है? नहीं बात ठीक है इसमें, ठीक है। अब उसमें आप ये देखें कि इनका जो रुपया है वो गिरना शुरू हो गया। इंडिया का जो रुपया था वो नाज़रीन इस वक्त तकरीबन को चला गया 97 पे। 97 का हमारे स्वरूप की फिर भी हालात बेहतर है इकोनॉमिकली, लेकिन अब यह है कि 97 रुपए के ऊपर उनका डॉलर जो है ना, एक उनका 97 रुपए इज इक्वल टू $1 उनका चल रहा है। तो मोदी जितनी चीजें रोक के बैठा था वो आर्टिफिशियली भी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे रोक नहीं रही है। तो चौधरी साहब से सादी सी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मोदी का डाउनफॉल नजर आ रहा है? बहुत साफ है, क्लियर है, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। मोदी जी बैठ जाएं चिता पे, सती होने का टाइम हुआ जाता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।